डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में अपने परीक्षा की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 12वीं का राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के दो भागों में हम पहला भाग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विश्व राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी न्यायपूर्ण साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई इतना शक्तिशाली न हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके, उसे शक्ति संतुलन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका और रूस। एक पूंजीवाद का समर्थक था, दूसरा साम्यवाद का। किंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में केवल अमेरिका का ही दादागिरी बढ़ने लगा और विश्व की शक्तिशाली देश में एक छोटा सा देश चीन भी उभरा। इसी कारण भारत ने परमाणु शस्त्र अधिनियम एनपीटी पर हस्ताक्षर न कर इसकी शक्तियों पर रोक लगाया। यही शक्ति संतुलन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? आइए समझते हैं इसको। सामूहिक वर्ग को खतरे से आजादी सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है। इस खतरे से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। इसमें सैन्य सहयोग की जगह पर आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न है, भूमंडलीय तापन क्या है? भूमंडलीय तापन की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होती है। विज्ञान के बढ़ते कदम से कल कारखानों, मोटर वाहनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके द्वारा उत्पन्न धुआं गर्म वाष्प एवं ताप वातावरण को प्रभावित करता है। इसके कारण धरती का ताप काफी बढ़ गया है। धरती के ऊपर धुआं एवं धूल कणों की परत से धरती की गर्मी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच रही है। फलतः धरती हरित गृह प्रभाव के कारण गर्म हो रही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के गठन का विवेचन कीजिए। आइए इसको समझते हैं। सुरक्षा परिषद का गठन मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। इसके 5 सदस्य अस्थाई हैं। इसके अतिरिक्त 10 अस्थाई सदस्य 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर टिप्पणी लिखें। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। फिर भी ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आतंकवाद विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है? हां, आतंकवाद विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। आतंकवाद आज मानवीय हिंसा का विभत्स रूप है। विशेष रूप से इस्लामी आतंकवाद का विश्व के कोने कोने में प्रसार हो चुका है। चाहे शक्तिशाली देश अमेरिका हो अथवा अन्य देश जैसे भारत, अफगानिस्तान, रूस, चीन, पाकिस्तान, कोई भी इससे अछूता नहीं है। मानव की सुरक्षा आज विश्व समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। विश्व समुदाय आतंकवाद से मुकाबला एक दूसरे से मिलजुल कर ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है अथवा वैश्वीकरण के कौन कौन से लाभ हैं? आइए इसको समझते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रम है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में
व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई अथवा विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव भीषण रहा। इसके कई लाभ हैं। पहला, यह विकासशील देशों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, वैश्वीकरण नई तकनीक और नए बाजार में प्रवेश का मार्ग खोलता है। तीसरा, यह उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से सूचना और संचार क्षेत्र में हुई प्रगति ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तेजी ला दिया है। कारण यह है कि सरकार जो कुछ भी करती है वह हर प्रकार से पारदर्शी बन जाता है। वैश्वीकरण विदेशी पूंजी निवेश का मार्ग खोलता है। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद, अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। यद्यपि इन सभी कार्यों को आतंकवाद का नाम दिया जा सकता है। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है। इसमें निर्दोष लोगों की हत्या होती है तथा उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, परमाणु युद्ध और उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। आइए इसको समझते हैं। जो युद्ध परमाणु अस्त्रों से लड़ा जाता है उसे परमाणु युद्ध कहते हैं। जैसे पहला है, परमाणु अस्त्र न केवल युद्ध में लड़ने वाले देशों का बल्कि मानव का विनाश कर सकते हैं। दूसरा, यदि सभी देशों की शक्ति इकट्ठी कर दें जिनके पास परमाणु बम है तो वह शक्ति इतनी होगी कि सारे विश्व को कई बार नष्ट किया जा सकता है। अगला है, यदि परमाणु बम प्रयोग किया गया तो बम गिरने से रेडियो धर्मिता के बादल इतनी तेजी से उठेंगे कि सुदूर स्थानों यानी बहुत दूर दूर तक रहने वाले करोड़ों लोग भी मारे जा सकते हैं। और अंतिम है, यदि विश्व में परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। वायु में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के शामिल होने की प्रक्रिया को वायु प्रदूषण कहते हैं। यह असंतुलित विकास तथा उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। इसके कई हानिकारक प्रभाव हैं जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो जल में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों के शामिल होने की प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के पानी के दूषित होने से है। परिणाम स्वरूप जल निकायों के पादप और जीव प्रभावित होते हैं और संपूर्ण जैविक तंत्र विनाशकारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत छिद्र क्या है? आइए इसको समझते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, जिसे ओजोन परत के नाम से जानते हैं, इसका कार्य सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकना है, क्योंकि उसमें से विनाशक किरणें सूर्य से सीधे पृथ्वी पर न आ सके। लेकिन पृथ्वी पर काफी प्रदूषण होने के कारण वायुमंडल भी दूषित होने लगा है और ओजोन परत में छिद्र होने लगा है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी के कई हिस्से में पड़ने लगी है। यह काफी नुकसानदायक किरणें हैं। इसके बचाव के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आइए इसको समझते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि विश्व ताप वृद्धि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। आइए इसको समझते हैं। विश्व बैंक का कार्य निम्नलिखित है। पहला, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता व ऋण देना। दूसरा, उसके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, जिससे सहायता प्राप्त देश अपना विकास कार्यक्रम अबाध गति से चला सके। चौथा,
पर्यावरण सुरक्षा, जिसमें प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का निर्माण और उसे लागू करना भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? आइए इसको समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में व्यापार तथा सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 150 है। इसका हर 2 वर्ष बाद सम्मेलन होता है जिसमें व्यापार संबंधी चर्चाएं की जाती है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं जो सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। इसका अपना न्यायाधिकरण है जिसमें देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा होता है। आज का हमारा सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।